बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ फौजिया और ये है मेरा चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौजिया। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अगेन IBS पे है, क्योंकि इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं चाह रही थी कि मेडिसिन के अलावा थोड़ा सा हम इसको जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी टिप्स हो सकती हैं हमारे खाने पीने के लिहाज से या हमारे रहने सहने में चेंजेस करने की वजह से कि इस मुश्किल से निकला जा सके या इस प्रॉब्लम से निजात हासिल की जा सके। तो IBS चूँकि हम सब पहले से जानते हैं कि ये इरिटेशनल बावल सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म नेम है और हम शॉर्टकट में इसको IBS लिखते हैं, और ये एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सिस्टम से रिलेटेड है। और इसमें आमतौर पर ये हालात जो होते हैं, ये सिचुएशन काफ़ी दिनों तक, हफ्तों तक या महीनों तक भी ये सिचुएशन चल रही होती है, और कुछ लोगों के साथ तो हम कह सकते हैं कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस नेचर के होते हैं, एंग्री होते हैं, हर वक्त एंग्री रहते हैं, उन लोगों के साथ ये मसला देखने में बहुत ज़्यादा आता है। और इसमें आम तौर पर एब्डोमिनल पेन आ रही होती है और इसमें ब्लोटिंग देखी जाती है, डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है और पुअर इंडाइजेशन है। इसमें पुअर डाइजेशन है, जिसको इंडाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये सारे इसमें सिम्टम्स देखे जा रहे होते हैं। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों इसमें नज़र आ रहे होते हैं। बल्कि इस तरह से कह सकते हैं कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का एक सर्कस सा चल रहा होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो वो डायरिया उन लोगों को हो रहा होता है। और इसके साथ-साथ इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का जिन लोगों में प्रॉब्लम होता है, वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा तफक्कुरात, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले लोगों को IBS का इश्यू आम तौर पर रहता ही है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल और वायरल या फंगल जो इन्फेक्शंस होती हैं वो भी इसकी कॉज हो सकती हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, इसकी जो सिम्टम्स आ रही होती हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। इसको सही करने के लिए कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है मेडिसिन लेने के बगैर, विदाउट मेडिसिन हम इसको किस तरह से क्योर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं वो हमें अपने खाने पीने में चेंजेस करनी होंगी। बहुत ज़्यादा जो रिच कार्बोहाइड्रेट्स या बहुत ज़्यादा फैटी मसाला जात वाली खाने हैं उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। खाने पीने के टाइमिंग्स अपने प्रॉपर रखने पड़ेंगे, जो कि नेचर के लिहाज से हैं कि आप जैसे सुबह अगर उठते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट उठने वाले लोग जो कि 11 बजे के करीब उठ रहे होते हैं, वो फिर दोपहर के खाने को ही तरजीह देते हैं, नाश्ता छोड़ देते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो प्रॉपर 3 मील हम लोगों को लेने चाहिए। सुबह का नाश्ता भी प्रॉपर होना चाहिए, फिर दोपहर का खाना और फिर रात का खाना, और इन तीनों मील्स में हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस या कह सकते हैं कि एक प्रॉपर गैप रखना चाहिए। दोपहर का खाना भी आप अपने टाइम पे लें, ज़ोहर के टाइम लें, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, उससे आपका खाना कुछ डाइजेस्ट भी हो जाएगा, कुछ देर आप रेस्ट कर लें। और फिर इसी तरह से रात का खाना आप सोने से कम 2 घंटे पहले खा लें। बहुत ज़्यादा लेट नाइट खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से लेट खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक बर्डन बन जाता है। और फिर दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं नींद के हवाले से कहना चाहती हूँ। जिन लोगों को प्रॉपर नींद नहीं आती, पीसफुल एक साउंड स्लीप वो नहीं ले पाते, उन लोगों में भी GIT सिस्टम्स की खराबियां देखने में नज़र आती हैं। आप लोग रात को देर तक मोबाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं या गेम्स हैं, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पे हम सब लोग ही काफ़ी ज़्यादा इंगेज नज़र आते हैं, तो इस किस्म की हैबिट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। और सोने से पहले ना सिर्फ खाना, बल्कि मैं समझती हूँ कि मोबाइल्स का इस्तेमाल भी सोने से 2 घंटे पहले बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की जो लाइट है, स्क्रीन लाइट है, वो ना सिर्फ हमारी आई साइट के लिए, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए नुकसानदेह है, बल्कि इतनी देर तक जागते रहना और इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना होगा। मोबाइल्स को एक साइड पे रख देना चाहिए और अपने सोने के टाइमिंग्स जो हैं वो कम से कम भी 10 से 10:30 तक हमें सोना चाहिए। सुबह अर्ली उठिए और सुबह सवेरे उठें, आप थोड़ी देर आप वॉक करें, चहलकदमी करें, या तो आप इवनिंग में अपनी वॉक के लिए थोड़ा-सा टाइम रख लें, क्योंकि प्रॉपर अगर आप 30 मिनट्स की भी वॉक लेते हैं, तो मेडिकली कहा जाता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी का डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है, बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, उन लोगों के लिए ये एक नेचुरली एक सूदिंग
रेमेडी कह सकते हैं आप, इस तरह से ये काम करता है कि आप वॉक करें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं IBS के हवाले से कहना चाहती हूँ वो पानी है, कि आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना चाहिए, प्रॉपर रखना चाहिए। पानी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी बावल्स की जो डाइजेशन के दौरान जो हमें पानी हेल्प करता है, उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के मर्ज से बचा जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो उम्मुल अमराज है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, इसके बाद फर्दर कॉन्स्टिपेशन से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि फिशेस का प्रॉब्लम हो जाता है, फिस्टुला की तरफ चला जाता है अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू हो तो। और आंतों में जख्म बन जाना, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन की वजह से बन रही होती हैं। वैसे तो अगर देखा जाए होम्योपैथिक के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आने वाला हर मरीज़ अपनी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लेकर आता है, और इसमें होम्यो में हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का सिलेक्शन किया करते हैं, जिसमें कि एक मरीज़ की एक कंप्लीट पिक्चर ली जाती है कि हाँ, हम उसके मेंटल सिम्टम्स सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद जो उसकी प्रॉब्लम चल रही होती है उन सिम्टम्स को हम नोट डाउन करते हैं। और होम्यो में एक ही मेडिसिन कह सकते हैं, या आप यूँ समझ लें कि किसी एक बीमारी को इंडिविजुअली ट्रीट नहीं किया जा रहा होता, बल्कि एक पूरे पेशेंट को एक कंप्लीट उसकी पिक्चर ली जाती है, उसको जनरली और कम्प्लीटली उसको इन्वॉल्व करके उसकी पूरी पिक्चर के लिहाज से मेडिसिन निकाली जाती हैं और उनका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि हर आने वाला बंदा जो IBS के साथ आ रहा है, या एक और दूसरा बंदा जो कि IBS का शिकार है, इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और इनके IBS की जो कॉज होगी वो भी डेफिनेटली डिफरेंट होगी। इसलिए इन दोनों अशखास की मेडिसिन भी डिफरेंटली ही सिलेक्ट की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को चंद मेडिसिन लास्ट पे बता देती हूँ, जो कि आप लोग अपनी अलामात के लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इससे पहले भी मेरी एक इरिटेशनल बावल सिंड्रोम की वीडियो आ चुकी है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जिनको कि IBS है और उनको कॉन्स्टिपेशन के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो उन लोगों को ब्रायोनिया इस्तेमाल करनी चाहिए। ब्रायोनिया 30 की पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा अगर 5-5 कतरे वो ले लें, तो उनका ये मसला हल हो सकता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन जो कि वाटरी स्टूल जिन लोगों को आ रहे होते हैं, खाना खाने के बाद उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसे लोगों को प्रोटन टेक एक मेडिसिन है होम्यो की, वो लेनी चाहिए। 30 की पोटेंसी में लेनी चाहिए, और उसको भी 3 दफ़ा दिन में आप 5-5 उसके कतरे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से पोडोफाइलम एक और होम्यो मेडिसिन है, और इसकी अलामात में आमतौर पर देखा जाता है कि IBS होने के साथ साथ जिसमें कि डायरिया को हम ज़्यादा नोट करते हैं, पोडोफाइलम के पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि उसको डायरिया का इशू चल रहा होता है। और इसका डायरिया प्रोटन से इस तरह से मुख्तलिफ होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्मेली या फाउल स्मेल के साथ उसको लूज मोशंस आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपने 5-5 कतरे इसके आपने इस्तेमाल करवाने हैं, और इसका ड्यूरेशन आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर तो बहुत दफ़ा उनको वॉशरूम जाने की शिकायत हो रही है, तो आप इसको हर आधे घंटे के बाद 5-5 कतरे आप इसका इस्तेमाल करें, और ऐसे मरीज़ को पानी भी पीने के लिए आप ज़्यादा देंगे। इसके बाद एक और मेडिसिन है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी में देखा जाता है कि उनमें स्किन की प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, उनकी स्किन ड्राई रहती है, और उनका जो स्टूल है वो उसका फर्स्ट पार्ट हार्ड है, लेकिन उसके बाद सॉफ्ट स्टूल अगर उनको आता है, तो एलोमीना एक ऐसी मेडिसिन है जो कि 30 की पोटेंसी में ली जाती है, और इसको भी दिन में 3 दफ़ा 5-5 कतरे आप इसके इस्तेमाल करवाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। ऐसे लोगों में भी IBS का मसला देखा जाता है। IBS के इशू के साथ अगर उनको इस किस्म का प्रॉब्लम होगा, तो फिर आपने एलोमीना का इस्तेमाल करना है। इसके बाद लास्ट पे जो एक मेडिसिन बताती चलूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि IBS में मैंने बताया कि इसमें पेशेंट को पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। कुछ भी खाने के बाद अगर मरीज़ को पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं, और मरीज़ अपने पेट को पकड़ के दोहरा हो जाता है, वो डबल हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोलोसिंथेसिस एक बेहतरीन मेडिसिन है इस किस्म के मरोड़ के दर्दों के लिए। तो कोलोसिंथ को आपने 30 की पोटेंसी में लेना है, और इसके भी 5-5 कतरे आप पानी में लें। लेकिन यहाँ पर अगर आप उस पानी को थोड़ा सा नीम गर्म कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी पेन में बहुत जल्द फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक पेन किलर भी बताती चलूँ आप लोगों को कि मैकफॉस एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक साल्ट है जो कि पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप 6x में भी ले सकते हैं, 3x में भी ले सकते हैं। इसकी आपने स्मॉल
स्मॉल इसमें हमने पोटेंसी इसकी इस्तेमाल करनी होती है। आप इसका अगर साल्ट लेते हैं तो आप उस मोस्टली ये टैबलेट्स में आ रही होती हैं, तो आप इसकी 4 टैबलेट्स मुंह में चबा सकते हैं, आप इसको चूस सकते हैं। तो कोलासिन के साथ इसका इस्तेमाल करने से पेन में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और ये वो तमाम मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि IBS के लोगों को अगर पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, या उनको मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं कुछ भी खाने पीने के बाद, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये मेडिसिन कम से कम आप 2 से 3 महीने जारी रखें, इंशाल्लाह आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन लास्ट पे मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये बताती चलूँ कि IBS के जो पेशेंट्स होते हैं उनका GIT सिस्टम जो है वो डायरेक्ट आपके ब्रेन के साथ रिलेटेड होता है। फिर लास्ट पे यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से गुरेज करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाने से अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बचाएं जिन चीज़ों से आपको टेंशन होती है या आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, टेंशन होंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका GIT सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे एब्डोमिनल सिस्टम के साथ ज़ाहिर है वो भी अटैच है, तो ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए अपने आप को काम डाउन रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, वॉक करें, खाने पीने का प्रॉपर टाइमिंग्स रखें, नींद को बेहतर से बेहतर बनाएं। इंशाल्लाह साथ में मेडिसिन के इस्तेमाल से आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे और हो सकता है कि एट द एंड आपका सारी आपकी रूटीन इतनी अच्छी हो जाए कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी पेश ना आए। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहतमंद रखे, तवाना रखे। और लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या वो आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।